वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी भूगोल की पुस्तक का दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मृदा निर्माण यानी मिट्टी निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो मिट्टी निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी और दो जलवायु क्या होंगी, आप खुद भी सोचें। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख जलवायु कारक क्या हैं? एक वर्षा है, दूसरा तापमान है। चलिए इसे थोड़े से शब्दों में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि मिट्टी निर्माण जो है वो वर्षा और तापमान के कारण कैसे संभव। हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण जो है बड़े बड़े चट्टानों के छोटे छोटे कणों से होता है। मिट्टी को बनने में कई वर्ष लगते हैं। इसमें वर्षा और तापमान दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा से और तापमान से ही मिट्टी का निर्माण हो पाता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो कारण क्या क्या हो सकते हैं? कृषि भूमि का प्रसार और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब जैसे कि भूमि में अगर हम लोग ज़्यादा खाद वगैरह का भी प्रयोग करते हैं तो इससे भी निम्नीकरण हो सकता है। उसके अलावा जो है कृषि भूमि का अधिक प्रसार करना यानी कि अधिक प्रयोग करना भी भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। चलिए इसे समझते हैं कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि भूमि पे जब भी हम खेती करते हैं तो क्या होता है कि इसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ देना होता है परती के लिए, ताकि जो है इसमें वापस से उर्वरता की शक्ति आ जाए। लेकिन अगर हम कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसे परती के लिए नहीं छोड़ते हैं 1 या 2 वर्ष या 3 या 4 वर्ष, तो क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होना आरंभ हो जाता है। निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार जो है, अब मान लीजिए कि अगर हम भूमि को कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो वापस में इसमें उर्वरता की शक्ति जो है लौट आती है। अगर हम जैसे मान लीजिए कि अगर हम मिट्टी में ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा जो कीटनाशक वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भूमि यानी कि भूमि का निम्नीकरण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसमें भूमि महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है, कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना करके विकास की ओर अग्रसर होता है। चलिए अब इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, मतलब मनुष्य के पास जितने भी संसाधन होते हैं, और संसाधन बनते क्यों हैं? जब मनुष्य उनका उपयोग कर पाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत सारे संसाधन तब हो पाएंगे जब मनुष्य उनका उपयोग करेगा। वैसी चीज़ें संसाधन नहीं होंगी जिनका मनुष्य प्रयोग नहीं करता है। अब मान लीजिए भूमि के बारे में कहा जा रहा है कि भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि एक तो मनुष्य इस पर अपना घर बनाता है, उसके अलावा जो है इस पर खेती वगैरह भी करता है, उसके अलावा सड़क वगैरह बनाता है। फिर वानिकी हो गए, जैसे कि पेड़ पौधों का खोजना हो गया, उनसे संबंधित ज्ञान हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। और खनन जो हम मिनरल के लिए करते हैं, और उद्योगों की स्थापना, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किस पे होता है? भूमि पर। इसीलिए भूमि को क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण संसाधन माना जा सकता है। चलिए आप इसे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कृषि के किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जानवर जो हैं आज विलुप्त हो रहे हैं और बहुत सारी पेड़ की प्रजातियां जो हैं वो आज विलुप्त हो रही है। तो सरकार ने उसे बचाने के लिए क्या किया है? कुछ नियम बनाए हैं जिसे हम समझते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, जिसका अर्थ होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी स्पीसीज जो अब विलुप्त हो चुकी है उसे हमको बचा कर रखना है, की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की कई जातियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमने अपने अध्याय को जब पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि जो गिद्ध हैं उनके मरने का कारण क्या है कि एंड्रिल नाम का क्या है, तो मतलब ऐसा कीटनाशक चीज़ का प्रयोग किया था जिससे पशु पक्षी जो है खेतों को बर्बाद नहीं कर सके। आने वाले हम समय में क्या देख रहे हैं कि गिद्धों की संख्या कम हो गई है। तो सरकार ने जो है CITES के तहत जो है इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? गिद्धों को बचाना है। क्योंकि मतलब जीव प्राणी जितने होते हैं वो किसी न किसी तरीके से मनुष्य की सहायता ही करते हैं। और ब्रह्मांड पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, ये सारे के सारे जो हैं एक क्रिया के अंतर्गत चलते रहते हैं, जिसे हम चक्र के नाम से जानते हैं। पर्यावरण चक्र हो गया, या फिर आप जिसे जीवन चक्र भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों का होना आवश्यक है।
प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया है। जैसे कि आप जान लीजिए कि आजकल जो है पेड़ पौधों को बचाने के लिए वर्ल्ड तौर पर मतलब वैश्विक तौर पर जो है आज क्या किया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पृथ्वी दिवस का नाम सुना होगा। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो पृथ्वी पर विलुप्त होते जा रही हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। उसी तरीके से जो है ऐसा एजेंडा तैयार किया गया है ताकि भविष्य में हम उन चीज़ों को रोक सकें जो क्या करती हैं, पृथ्वी के लिए नाशक का काम कर रही है, और हो सकता है जो कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण जिसे हम रोक सकते हैं, उसके कारण पृथ्वी कहीं तबाह न हो जाए। तो इसीलिए आज हम ऐसे कार्यक्रमों को बना रहे हैं, ऐसे वन महोत्सव कर रहे हैं जिसमें उन वन के बारे में बताना है जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं, उन जानवरों के बारे में बताना है जो आज विलुप्त हो गए हैं, और उन्हें हमें क्या करना है, बचा कर रखना है। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि सरकार ने इन नियमों को क्यों बनाया है पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षित के 3 तरीके बताइए। ये आपसे भी पूछा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से तरीके बनाएं। धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वर्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो है मतलब क्या होगा, तो एक तो वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि ये भी बात हम जानते हैं कि पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करने का काम करते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि जो हम जल पीते हैं वो हमें कहाँ मिलता है, भौम जल स्तर है। इस पर जो है वनस्पति जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर वनस्पति काट दिए जाएंगे तो हमें भूमिगत जल को जो है पुनः पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें जल की कमी जो है वो महसूस होने लगेगी। आज ऐसी स्थिति हो भी गई है कि हम गर्मी के समय में जल की जो पूर्ति है उसको हम नहीं पूरा कर पाते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जल के रिसाव को कम करना, जिसका अर्थ है कि आपने देखा होगा, इससे पहले भी चैप्टर में बता दिया गया था कि जल के रिसाव को कम कैसे कर सकते हैं। कि बहुत सारे हम अपने अगल बगल के क्षेत्रों में देखते हैं, या हम विद्यालय जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं तो सड़क में बहुत सारी नल की टोटी को देखते हैं, वो टूटी हुई होती है और उससे पानी गिरता रहता है। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे भारत या पूरे आप वर्ल्ड में कह लीजिए, ये आम बात है। तो हमने उस दिन बताया भी था कि मतलब जो जल होता है वो इसमें 150 लीटर बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको बचाएंगे तो क्या होगा, उतने जलों को हम संरक्षित कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम देखते हैं कि जल का कहीं रिसाव हो रहा है तो हम प्रशासन को उसे ठीक करवाने के लिए पत्र लिखें, अन्यथा अगर हमसे संभव हो तो हम उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। उसके बाद है स्प्रिंकलरों द्वारा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि जल को संरक्षित करने के तरीके, मान लीजिए कि बहुत सारे जो वर्षा से होने वाले जल हमारे पास आते हैं वो व्यर्थ में बह जाते हैं। हम क्या करेंगे, अपने छतों पर एक ऐसी टंकी बना लेंगे जहाँ पे वर्षा का जल हम एकत्रित कर सके। गुजरात जैसे मतलब राज्यों में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी टंकियाँ बना कर रखे हैं जिससे वो वर्षा के जल को एकत्रित किए रहते हैं और उसमें क्लोरीन की गोली डालकर उसे साफ़ करके उसे अन्य चीज़ों में प्रयोग कर सकें, कपड़े धोने में, उसके बाद वनस्पति में डालने में, उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ों घर साफ़ करने में। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम पीने के पानी का कम उपयोग कर सकते हैं और उस जगह हम उन पानी का प्रयोग कर सकते हैं और जल की पुनः पूर्ति भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जल को संरक्षित करने के 3 तरीके को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद सोचिए और उन्हें लिखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन या फिर जैव पदार्थ। आप इसमें से खुद सोचे कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो मृदा का गठन क्या होगा, मृदा का निर्माण जो है वो नहीं करता है। उसके अलावा जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ आपसे पूछा है रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। इसका आंसर हो जाएगा आपको वेदिका कृषि। वेदिका कृषि के अंतर्गत जो है हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि इसमें तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूलन नहीं है? पहला, बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता न हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारती के पाली पैकेट नष्ट कर देने चाहिए। आप इसे खुद सोचिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देंगे जब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे कुछ भी जो है प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंच सकता और न ही ये प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ आवश्यक है। इसमें से 2 चीज़ें जो हम ऑप्शन को छांटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो क्या क्या है? तो नल का उपयोग तो हम बंद करेंगे कि इससे हमें जल का बचाव होगा, और खरीदारी के बाद जो है जो पैकेट होती हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, तो नष्ट कर देना चाहिए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप खुद भी सोचिए कि भूमि का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग भूमि के उत्पादनकारी उपयोग होते हैं। भूमि का उपयोग जो है भूमि के उत्पादनकारिता के लिए किया जाता है। उसके बाद ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस जो है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ है। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि चट्टान बांध क्या होते हैं। तो चट्टान बांध आपको मृदा अपरदन को रोकना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जैसे कि मिट्टी का क्षरण होता जाता है, अगर मिट्टी को हम संरक्षित नहीं कर पाते तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे खेत वगैरह होते हैं उनमें हम चट्टान के बांध को बनाएंगे, जिससे मृदा अपरदन रुक जाएगी। मान लीजिए कि नदी के द्वारा मिट्टी की पहली परत बहा कर ले जाई जाती है, तो अगर हम चट्टान के बांध को बनाएंगे तो वो क्या करेगी, नदी को रोक लेगी और जो है मिट्टी के अपरदन होने को वो बचा सकेगी। कौन? चट्टान बांध। कृषि योग्य भूमि क्या है, तो कृषि योग्य भूमि जो है आपको कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। चलिए आप इसे समझ गए होंगे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। यदि सत्य है तो कारण भी बताइए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो यह सत्य है, क्योंकि कारण क्या है कि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ विभिन्न खाद्यान्य फसल उगाई जाती हैं जो जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्गों का घना जाल है। यहाँ इसलिए ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर इसमें कोई चीज़ें मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारत का जो गंगा है यानी कि गंगा नदी जो कि अत्यंत पावन व पवित्र है, ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, तो इसका कारण क्या? ये सत्य कारण है, क्योंकि यहाँ की मैदानी जो है वो अत्यधिक उपजाऊ और यहाँ पे अब कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे इन जलोढ़ मिट्टियों में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे जल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और मैदानी भाग यहाँ पे समतल होने के कारण जो है रेल मार्ग और सड़क का क्या है, जाल सा बिछा हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है कि सड़क हम कहाँ बना सकते हैं, समतल मैदानों पर, और रेलवे लाइन भी हम कहाँ बना सकते हैं, तो समतल मैदानों पर ही बना सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण है। जैसा कि पहले बता दिया गया था कि पृथ्वी पर जो पीने का पानी है वो 0.03% है। अब मान लीजिए कि पहले जितनी जनसंख्या हुआ करती थी प्रारंभ में, तो उस समय जल का वहन आसानी से हो जाता था। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मात्रा भी बढ़ेगी। जल की मात्रा तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है। ऊपर से यहाँ भी जितने लोग हैं उन लोगों में ज़्यादातर लोगों को जल का संरक्षण नहीं करना आता। मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल बताया भी गया था कि अगर हमें आधा गिलास पानी पीना है तो हम 1 गिलास जल क्यों भरें। हम क्या करेंगे, हमें जितना जल पीना है हम उतना ही जल भरें। हमें आधा गिलास पीना है तो हमें आधा ही गिलास पीना चाहिए। और अगर जैसे कि बहुत तरीके हैं पानी को संरक्षित करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में झरने वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ जो है उन्हें खोल कर नहाया जाता है। तो इससे हम पानी की बर्बादी करते हैं। हमें नहाना बाल्टी में ही पानी भर कर चाहिए, क्योंकि हम उतना ही पानी का उपयोग कर सकेंगे। और झरने वगैरह लगाने से, सावर वगैरह लगाने से क्या होता है कि पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। उसके बाद खुली टंकी में कुल्ला वगैरह करने से भी क्या होता है, पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। तो चलिए अब इसे आगे की ओर समझते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए गए जिसे कि बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये असत्य है। तटीय क्षेत्रों में जो पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो मतलब हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ा कर ले जाई जाती है वो न उड़ा कर ले जाई जा सके। इसे हम बीज फसल उगाना नहीं कहते हैं, इसका कुछ और नाम है। आप सोचिए, मैंने आपको बताया था और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि तटीय क्षेत्रों में जो पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मानवीय हस्तक्षेप के जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। यह भी क्या है, असत्य है, मतलब गलत है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि मानव अपनी बहुत सारी क्रियाकलापों के कारण क्या करता है, जलवायु या वातावरण को प्रदूषित ही करता है। अब चलिए ये समाप्त हो चुका है। अब हम जो है इसे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।